हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होते हुए भी दिखाई देंगे। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छे से इनको समझना है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना है और जो भी लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख कर जाएँ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको वीडियो कैसे लगी और आप किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू, द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमें भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के बारे में बताना है, तो वो थी हमारी ऑप्शन नंबर डी, द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। तो याद रखना है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? 1829 के अधिनियम द्वारा, 1833 के अधिनियम द्वारा, 1843 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा कि भारत में 1843 के अधिनियम के द्वारा, जो 1843 में जो अधिनियम पास किया था उसके द्वारा जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ था। तो ठीक है, आपको याद रखना है 1843 के अधिनियम द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, मैं लोगों को ऐसा हुक्म देता हूं जो उनके और राज्य के लिए लाभकारी समझता हूं। मैं नहीं जानता कि वे शरीयत के द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। निम्न में से यह कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का, ग्यासुद्दीन खिलजी का या फिर मोहम्मद तुगलक का? तो यहाँ पर जो ये कथन है ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही कहा था कि मैं लोगों को ऐसा हुक्म देता हूँ जो उनके लिए भी और राज्य के लिए भी, दोनों के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये शरीयत के द्वारा अनुमत है या नहीं है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। प्लग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी? दामोदर हरी चापेकर, बरिंदर घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ पर जो प्लग कमिश्नर जो मिस्टर रैंड की जो हत्या थी वो दामोदर हरी चापेकर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, दामोदर हरी चापेकर। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। तो इसी के समय पे जो बंगाल का जो विभाजन कर दिया गया था, तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रूप में मनाने का सुझाव दिया था? एकता दिवस, रक्षाबंधन दिवस, काला दिवस या फिर भाईचारा दिवस? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्षाबंधन दिवस। तो बंगाल विभाजन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का सुझाव किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के अन्य साधनों की संख्या की विभिन्नता का प्रमुख लक्षण निम्नांकित का प्रयोग था? लीवर का सिद्धांत, घिरनिया, गियर तंत्र या फिर मशक? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर तंत्र। तो दिल्ली सल्तनत के समय जो पानी खींचने के अन्य साधनों के संख्या की विभिन्नता का प्रमुख लक्षण गियर तंत्र का प्रयोग था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सेना से संबंधित था? पील आयोग, एस्ले ईडन आयोग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। पील आयोग भी और एस्ले ईडन आयोग भी, दोनों ही आपके जो सेना आयोग है उससे संबंधित है। तो दोनों पे ही आप टिक कर लेंगे यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे, पील आयोग और एस्ले ईडन आयोग। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी, के ए निज़ामी, एवीएम हबीबुल्ला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरपी त्रिपाठी ने ही इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है। ठीक है, तो आरपी त्रिपाठी, बहुत सारे अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने माना है। ठीक है, तो उनमें से जो आरपी त्रिपाठी हैं उनका मानना है कि भारत में जो मुस्लिम प्रभुसत्ता है उसका वास्तविक संस्थापक कोई और नहीं बल्कि इल्तुतमिश है। क्वेश्चन नंबर 9, दारा शिकोह की अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन सी थी जिसमें उसने प्रमाणित किया था कि जो इस्लामी सूफी विचारधाराएं हैं वो हिंदू विचारधारा के समान हैं? दारा शिकोह हम सबको पता है किसका बेटा था? शाहजहाँ का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, जिसको औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। तो यहाँ पर जो दारा शिकोह था वो सभी धर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट था। तो इसीलिए उसने ये कहा था कि जो इस्लामी जो सूफी विचारधाराएं हैं वो हिंदू विचारधाराओं के समान है। तो उसने अपनी कौन सी रचना में ये बात कही थी? सकीर तुन आलिया, हसन तुल
आरफीन, मजमूल बहरम या फिर मुकिंजी मिन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मजमूल बहरम। ठीक है ना। तो यहाँ पर उस दारा शिकोह ने कहा था कि जो इस्लामी सूफी विचारधाराएं हैं वो हिंदू विचारधारा के समान है, मजमूल बहरम में। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूमफील्ड जांच आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ठीक है, तो ब्लूमफील्ड जांच आयोग आपको बताना है कि वो किससे संबंधित था, बारदोली, अहमदाबाद, नागपुर या वालसाड़। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बारदोली। तो ब्लूमफील्ड जांच आयोग आपका बारदोली से संबंधित था। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? हलाकू, जलालुद्दीन मंगबरनी, चंगेज खान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंगेज खान। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था उससे लड़ाई करने का उसको सामना करना पड़ता, लेकिन किसी वजह से वो क्या कर देता है, इस जो ये युद्ध होता है जो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी बैटल हो सकती थी, वो उसको कैसे ना कैसे करके उससे भारत को बचा लेता है चंगेज़ खान। वरना अगर यहाँ आगे आक्रमण कर देता तो कह सकते हैं कि भारत को बिल्कुल वो तबाह कर देता, जैसे उसने बाकी देशों को कर रखा था। लेकिन इल्तुतमिश के समय वो बहुत ही, हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छे से वो उस चीज़ से डील करता है और वो चंगेज़ खान को बाहर से बाहर ही रोक देता। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? नक्शबंदी, कादरी, सुहरदावादी, चिश्ती। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नक्सलबंदी। तो प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में नक्शलबंदी सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, नक्शबंदी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही जो पिट्स इंडिया एक्ट था, आपको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में आया था। और किस गवर्नर जनरल के टाइम पर आया था? ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर आया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे? ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे, इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो पुस्तक है ये लेखक मौलाना जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने इसको लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बुक है? मौलाना अब्दुल कलाम की। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? ग्यासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय संरक्षण दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही राजशेखर और जिन प्रभा थे और ये दोनों ही जैन विद्वान थे। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फारसी में। जो जैन उल आबिदीन थे इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। तो आप ये बात याद रखना कि किसको कश्मीर का अकबर कहा गया है, तो जैन उल आबिदीनी को। इन्होंने महाभारत, राजतरंगिणी और दूसरे जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोफिजिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन निम्न में से किसका है? मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये जो कथन था ये अरविंद घोष का था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटा की जो सिंधु घाटी थी उसकी सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे।
कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़ बादशाह या महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं, या फिर इनको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं? तो यहाँ पर अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी 2 MCQ से पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जैन उल आबिदीनी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना भी था और एकाश्वरवाद का प्रचार करना भी था। तो इसीलिए यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप इसे टिक कर लेंगे। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन के दिन, कांग्रेस के विभाजन के दिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? कालीबंगा, हड़प्पा, चन्हुदोड़ो या फिर लोथल? तो पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज हुई आपकी लोथल में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, लोथल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के काल में? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे, धर्मशास्त्र के काल में। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा सहित अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा, तत्बोधनी सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज? तो यहाँ पर जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था वो था धर्म सभा। धर्म सभा नहीं चाहती थी कि सती प्रथा और जो दूसरे जो सुधार किए जा रहे थे वो किए जाएं, तो इसीलिए वो ब्रह्म समाज के विरोधी संगठन था, क्योंकि ब्रह्म समाज चाहता था कि सती प्रथा को रोका जाए। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, मुंबई अधिवेशन 1918 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप यहाँ जाएंगे, कलकत्ता अधिवेशन 1917। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट शिकारी, पुरोहित, किसान या फिर क्षत्रिय। सेकंड ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में जो हड़प्पा कालीन समाज था वो इन वर्गों में विभक्त था। एशिया माइनर स्थित बोगोजाई कोई का जो महत्व किस लिए है? ठीक है ना, तो यहाँ आपको ऑप्शन आपके सामने है। जो बुगास कोई करके जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है वो बताता है कि इनमें से जो अभिलेख है उस पर क्या चीज़ें वहाँ पर उस पर लिखी गई हैं, तो वो हमें ऑप्शन में से बतानी है कि कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवी देवताओं के, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य का उल्लेख मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। थर्ड ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें हमें 4 वैदिक देवताओं के बारे में पता चलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नात्स्य। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर लीजिए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? व्रजपाणि, मंजूश्री, पदपाणि या फिर मैत्रेय? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वज्रपाणि। महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं उनका जो दूसरा नाम है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वज्रपाणि। तो ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। ऑप्शन बी, ये मूर्तियों और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे। ऑप्शन सी, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं। ऑप्शन डी, मूर्तियों और मंदिर दोनों का ही निर्माण नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
वैदिक युगीन सभा क्या थी? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, ऑप्शन बी राज दरबार, ऑप्शन सी मंत्री परिषद, ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद। तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो एक मंत्री परिषद थी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप की पूजा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में जो सर्वाधिक सबसे जो मौलिक अंतर था वो यही था कि एक देवी देवताओं की पूजा को सही मानता था और दूसरा नहीं मानता था। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? स्वयंभू, स्थूलभूत्र, भद्रबाहु, हेमचंद्र। तो यहाँ पर जो परिशिष्ट पर्व के जो जैन धर्म से संबंधित है उसके रचयिता हैं हेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, हेमचंद्र। तो परिशिष्ट पर्व के की जो रचना है वो किसकी है? हेमचंद्र की। निम्न में से किसने श्रीगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी? कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी, वेंकट माधव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेंकट माधव ने श्रीगार्थ दीपिका जिसे हम ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी। ठीक है, तो वेंकट माधव। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर जो संप्रदाय थी, जो जैन धर्म था वो बाद में चल के दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़ा धारण करते हैं, दूसरा दिगंबर जो नहीं करते हैं। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचार्य। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों में जो महावीर स्वामी ने जो 5वां महाव्रत जो जोड़ा था वो था ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचार्य। रुद्र अम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? ककात्य, यादव, होसाल या फिर पांड्य। तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए ककात्य वंश की महिला शासक रुद्र अम्बा। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान किसे माना जाता है? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली जो सुल्तान था वो माना जाता है सिकंदर लोदी को। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज या बंदा नवाज को भू अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज ने, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, मुर्शिद कुली खान ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ताजुद्दीन फिरोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। इन्होंने ही बंदा नवाज को भूदान दिया था। ठीक है, तो ये कौन थे? ये बहमनी शासक थे बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्होंने सूफी मोहम्मद, जिन्हें हम गैसुदराज या फिर बंदा नवाज के नाम से जानते हैं, इनको भू अनुदान दिया था। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैन धर्म को वैसे शुरू से ही संरक्षण मिलता आ रहा था, लेकिन वो आखिरी कौन सा वंश था जिनके शासकों ने जैन धर्म को अंतिम संरक्षण प्रदान किया? तो वो थे गुजरात के चालुक्य। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, गुजरात के चालुक्य। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अरिमोलन वर्मन, विजयवर्धन, रघुवर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरिमोली वर्मन प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम का मूल नाम था। निम्न में से किसने भूमि नापने के पैमाने का प्रचलन शुरू किया था? सिकंदर लोदी, शेर शाह, सिकंदर महान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। लोदी डायनेस्टी के जो सिकंदर लोदी थे, इन्होंने ही भूमि मापने के पैमाने का प्रचलन शुरू किया था। भूमि मापने का पैमाने का जो प्रचलन था किसने शुरू किया था? सिकंदर लोदी ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा, मुर्शिद कुली खान, महमूद शाह बहामनी, इनमें से कोई नहीं। तो टोडरमल का जो पूर्वगामी कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए महमूद गवा को। तो ऑप्शन नंबर ए पर आप जाएंगे, टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है महमूद गवा को। निम्न में से किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी
और स्वभाषा दिया? ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, वेद समाज ने या फिर देव समाज ने? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्य समाज ने 4 सूत्रीय संदेश दिए थे जनता को, जिसमें पहला था स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, आर्य समाज। पैरिया का क्या अर्थ है? अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य? तो पैरिया का अर्थ है अछूत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर पैरिया का अर्थ है अछूत। रजिया सुल्तान को सत्ता अच्युत करने में निम्न में से किसका हाथ था? तुर्कों का, अफगानों का, मंगोलों का या फिर अरबों का? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तुर्कों का। और ये महिला के तौर पे पहली सुल्तान थी जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को संभाला था। तो आपको ये भी याद रखना है, रजिया सुल्तान। 5 सल्तनत देखी है हमने, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। उसके बाद जो लास्ट थी वो लोधी डायनेस्टी थी। उन्हीं में से जो ये बेटी थी इल्तुतमिश की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था, जो उसका दामाद था इल्तुतमिश, उसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसने अपने बेटों को सुल्तान ना बनाकर अपनी बेटी को बनाया था, रजिया सुल्तान को। तो ये पहली महिला थी जिन्होंने इस तरह से सुल्तान की तरह उस समय दिल्ली की जो राजगद्दी थी उस पर उसको संभाला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तुर्कों को। बहमनी राज्य को कितने राज्यों में विभाजन किया हुआ था? तो जो बहमनी साम्राज्य था उसको कितने राज्यों में उसको बांटा हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, 5। निम्न में से किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अत्याधुनिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या फिर अरविंद घोष ने? तो यहाँ पर जो विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की जो संज्ञा दी थी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या फिर अंबिका चरण मजूमदार? तो यहाँ पर जो 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, और जो उसकी अध्यक्षता थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि अंबिका जो चरण मजूमदार थे उन्होंने ही 1916 में लखनऊ में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो इन्होंने ही की थी। अकबर के दरबार में संगीत के द्वारा दीपक राग की स्थापना किसने की थी? बेजू बावरा, तानसेन, स्वामी हरिदास, बीरबल? तो यहाँ पर अकबर के दरबार में जो संगीत के द्वारा दीपक राग की जो स्थापना की थी वो की थी तानसेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तानसेन। तो इस तरह से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 50 वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।